नमस्कार। आज हम भारत के बदलते हुए मंजर पर बात करेंगे। एक साथ कई जरूरी चीजें हो रही हैं जो देश को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 बड़े मुद्दों पर। शुरुआत होगी अर्थव्यवस्था के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। फिर हम देखेंगे कि सीमाओं पर तनाव क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद अपनी रक्षा ताकत और एक अहम कानूनी बहस पर भी बात होगी। और आखिर में एक ऐसी स्वास्थ्य चिंता जो हम सबको प्रभावित कर सकती है। मतलब भारत की आज की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि यहाँ जो हेडलाइंस में दिख रहा है असल कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि देश की ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है वो और खराब दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी टेक्निकल बदलाव में, जिस तरह से हम जीडीपी को गिनते हैं। तो हुआ ये है कि सरकार ने जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर यानी आधार वर्ष है उसे बदल दिया है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में जो नए बदलाव आए हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी, नए तरह के बिजनेस, उन्हें सही से आंकड़ों में शामिल किया जा सके। अच्छा, अब ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ साल बदलने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये काफी गहरा है। पहले हम पुराने सर्वे और अंदाजों पर ज्यादा निर्भर करते थे, लेकिन अब हम सीधे सरकारी डेटा सेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ज्यादा डिटेल्ड हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब जो तस्वीर हमारे सामने है वो पहले से कहीं ज्यादा साफ और सटीक है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब इस नए और बेहतर तरीके से हिसाब लगाया गया तो पता चला कि पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी का जो साइज था, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो असल में उतना था ही नहीं जितना हम सोच रहे थे। वो पहले के अनुमान से कम निकला, और इसी को कहते हैं डाउनवर्ड रिविजन। और ये मिसाल पूरी बात को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, जब भी हम घाटे या कर्ज की बात करते हैं तो हम उसे जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर देखते हैं। तो जीडीपी का आंकड़ा हमेशा नीचे होता है, मतलब डिनोमिनेटर में। अब सोचिए, अगर वो नीचे वाला नंबर ही छोटा हो जाए तो ऊपर वाला नंबर यानी घाटा, वो प्रतिशत में अचानक से बड़ा दिखने लगेगा। असल में घाटा बढ़ा नहीं है, बस कागज पर तस्वीर बदल गई है। इसी को कहते हैं रेशियो इफेक्ट। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। चलिए अब यहां से रुख करते हैं जियोपॉलिटिक्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे दो पुराने दोस्त पाकिस्तान और तालिबान आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। पाकिस्तान का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि तालिबान की सरकार उनके लिए भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम करेगी, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच बनेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। आज हालत ये है कि दोनों देशों के बीच खुलेआम टकराव चल रहा है। देखिए, ये जो झगड़ा है ये कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, अंग्रेजों के जमाने में खींची गई एक सीमा रेखा से लेकर हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन तक। एक वक्त था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ तालिबान की मदद करता था, लेकिन अब जब तालिबान खुद सत्ता में है तो वही दोस्ती दुश्मनी का रूप ले चुकी है। तो इस रिश्ते में दरार की 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो है ड्यूरैंड लाइन, वो पुरानी सीमा जिसे लेकर हमेशा से विवाद रहा है। दूसरी वजह है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी के आतंकियों को पनाह देता है। और तीसरी और शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि तालिबान अब भारत के करीब जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की अपनी डिफेंस तैयारियों की। यहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 बहुत ही दमदार और नए हथियार हमारी सेना में शामिल हुए हैं। सबसे पहले समंदर की बात, ये है आईएनएस अंजदीप। देखिए, ये कोई बड़ा सा वॉरशिप नहीं है, बल्कि ये एक शिकारी है, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जहाज जिसे खास तौर पर तटीय इलाकों के छिछले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह करने के लिए बनाया गया है। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन को देखते हुए ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और अब जमीन से हवा में, ये है LCH प्रचंड। प्रचंड का मतलब ये है जबरदस्त, और इसकी खासियत है ऊंचाई पर लड़ना। मतलब ये दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदानों में, जैसे सियाचिन और लद्दाख, वहां भी अपनी पूरी ताकत से ऑपरेट कर सकता है। ये एक ऐसी क्षमता है जो हमें पहाड़ी सरहदों पर एक बहुत बड़ी बढ़त देती है, जहां आम हेलीकॉप्टर्स का दम फूल जाता है।
चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो थोड़ा पेचीदा है लेकिन बेहद जरूरी है। ये मुद्दा है न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा। और सवाल ये है कि अगर कभी कोई परमाणु हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। यहाँ पर पुराने और नए कानून का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पुराना कानून था CLNDA, उसमें एक बहुत अहम बात थी, राइट टू रिकोर्स। इसका मतलब था कि अगर प्लांट में लगा कोई पुर्जा खराब निकलता है जिसकी वजह से हादसा हुआ, तो प्लांट चलाने वाला ऑपरेटर उस पुर्जे को बनाने वाली कंपनी पर भी केस कर सकता था, यानी सप्लायर की भी जवाबदेही थी। लेकिन अब जो नया शांति एक्ट आया है, उसने सप्लायर को हर तरह की जवाबदेही से मुक्त कर दिया है। अब सारा का सारा बोझ सिर्फ प्लांट ऑपरेटर और सरकार के कंधों पर है। और ये जो रकम तय की गई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। नए कानून के हिसाब से किसी भी परमाणु हादसे के लिए जो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा वो है सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए। अब आप इसकी तुलना जापान के फुकुशिमा हादसे से कीजिए, जहां नुकसान लाखों करोड़ का था। आलोचकों का यही कहना है कि ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, और इसी वजह से इस नए कानून को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और आखिर में अब बात एक ऐसी खबर की जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ी है। ये एक गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फैलना। इस बीमारी का नाम है मेनिंगोकोकल डिजीज। ये नीसेरिया मेनिंजाइटिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। ये एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है जो खांसने या छींकने से फैलता है। मतलब जहां भी लोग बहुत करीब रहते हैं या भीड़-भाड़ वाली जगहें हैं, वहां इसके फैलने का खतरा ज्यादा होता है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। शुरुआत होती है तेज बुखार, सिर दर्द और गर्दन में अकड़न से, और अगर सही समय पर एंटीबायोटिक से इसका इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकती है। और सोचिए, जब इस तरह की बीमारी किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में फैलती है जहां हेल्थ केयर तक पहुंचना वैसे ही मुश्किल है, तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हमने देखा अर्थव्यवस्था के आंकड़े, सरहद पर बदलती दोस्ती, हमारी सेना की नई ताकत, कानून की एक बड़ी बहस और सेहत से जुड़ा एक गंभीर खतरा। ये सब मुद्दे भले ही अलग अलग लगे, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सवाल ये कि आज के इस दौर में किसी भी देश की असली ताकत किस चीज से मापी जाती है? क्या उसकी अर्थव्यवस्था से, उसकी सेना से, या फिर अपने लोगों को सुरक्षित रखने की उसकी काबिलियत से? शायद असली ताकत इन सब चीजों के सही संतुलन में ही छिपी है।